दोस्तों आज की वीडियो में चलिए बात करते हैं कि उन स्टॉक्स के बारे में जिनका अपने बिजनेस के अंदर पूरे तरीके से मोनोपोली है। अगर मैं मोनोपोली के बारे में आपको समझाऊं कि पूरे बिजनेस को वो पूरी कंपनीज पूरे तरीके से कंट्रोल करती हैं, यानी कि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके अलावा उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। तो जिसके चलते आज हम आज की वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम बात करेंगे उन सब कंपनीज के बारे में, आपको उनके थोड़े बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे कि कैसे वो मोनोपोलीज हैं। दोस्तों अगर मैं सबसे पहली कंपनी की बात करूं जिसका बिजनेस में मोनोपोली, उस कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और गवर्नमेंट इंडिया के अंदर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है और जिस बिजनेस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती आई है वहां पे इनका पूरे तरीके से मोनोपोली बिजनेस है। अब मैं यहाँ पे अगर कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो आपको पता ही होगा कि कंपनी का मेन बिजनेस रेलवेज के अंदर कैटरिंग का है, इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग का, और वहां पे जो रेलवेज के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो भी आपको पानी मिलता है पैकेट वाटर, वहां पे कंपनी का बिजनेस है। और बैरियर टू एंट्री इतना ज्यादा है कि जहां पे कंपनी बिजनेस ऑपरेट करती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वहां पे कोई भी और कंपनी अपना बिजनेस रन नहीं कर सकती एज ऑफ करंट स्टेट। दोस्तों अगर मैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट की बात करता हूं तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट है, जहां पे हर महीने 25 से 28 मिलियन ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। वहीं पे अगर मैं आईआरसीटीसी के बिजनेस की और बात करूं तो कंपनी कैटरिंग के अलावा और भी बिजनेसेस के अंदर अपने आप को एक्सपेंड करने का ट्राई कर रही है, जैसे कि इन्होंने अपने रेलवे लॉन्जेस वगैरह भी खोले हैं रिसेंट के टाइम के अंदर। दोस्तों अगर मैं कोविड की बात करता हूं तो कोविड का काफी बुरा असर देखने को पड़ा था पूरी रेलवेज के ऊपर भी, हमें इस रेलवेज के अलावा सभी सेक्टर्स के ऊपर ही हमें कोविड का बुरा असर देखने को मिला था। अगर मैं कोविड के असर की बात करता हूं इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी का जो टोटल सेल्स था, जो टोटल रेवेन्यू था, उसमें काफी डिप देखने को मिला। वहीं पे कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है रिसेंट के टाइम के अंदर। चलिए अब जल्दी से चलते हैं हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी की, जिसका बिजनेस के अंदर मोनोपोली बिजनेस है और इस कंपनी का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी भी जो बिजनेस रन करती है वहां पे पूरे तरीके से ये कंपनी ही इकलौती प्लेयर मानी जा सकती है। दोस्तों अगर हम HAL की बात करें तो HAL को 1940 के अंदर एक विजनरी थे श्री वॉलचंद हीरानंद, जिन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ मैसूर। इसके बाद अगर हम 1942 की बात करते हैं तो इस कंपनी का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया था और ये कंपनी उस टाइम पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती थी। अगर हम आज की बात भी करते हैं तो कंपनी अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और अगर मैं 1951 की बात करता हूं तो 1951 के बाद इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डाल दिया गया था, यानी कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास चले गए थे, जो आज भी इस कंपनी को ऑन करते आए हैं। और दोस्तों अगर हम मोनोपोली की बात करते हैं तो इस कंपनी के पास मोनोपोली इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर डिफेंस के अंदर किसी और कंपनी को, प्राइवेट प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर घुसने नहीं देती है, जिसके चलते जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आते हैं एयर डिफेंस से रिलेटेड वो इसी कंपनी के पास डायरेक्टली चले जाते हैं। वहीं पे अगर हम पी रेशो की बात करते हैं तो कंपनी का पी रेशो बहुत ज्यादा नहीं है और इस कंपनी का पी रेशो 12.6 के आसपास का माना जा सकता है। अगर हम 1 ईयर रिटर्न की बात करते हैं तो कंपनी ने 1 साल के अंदर 15% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं पे अगर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.31 के आसपास का है, जो कि काफी कम नंबर माना जा सकता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट भी नहीं है। जल्दी से बात करते हैं हम थर्ड कंपनी की, जो कि हमारी लिस्ट के अंदर आती है और इस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी का हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है और ये कंपनी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को अपनी नौकरी देती है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के पास 82 माइनिंग एरियाज हैं जो 8 अलग अलग स्टेट्स के अंदर फैले हुए हैं और इस कंपनी के पास 394 टोटल माइंस है जहां से कोल का प्रोडक्शन करते आए हैं। और दोस्तों ये कंपनी जो कोल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके जो मेजर बायर्स होते हैं, यानी कि जहां पे इसका कंजम्पशन किया जाता है, वहां पे सबसे पहले आता है पावर सेक्टर, इसके बाद आता है स्टील सेक्टर। आपको पता ही है कि इंडिया का स्टील सेक्टर भी काफी बड़ा है और जहां पे कोयले का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री भी काफी हद तक कोल का बाइंग करती है कोल इंडिया से ही। दोस्तों अगर हम कोविड के इंपैक्ट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके ऊपर कोविड का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा था, क्योंकि जहां पे कोल का यूज होता था वो कंटिन्यूअसली वैसे ही होता रहा, चाहे कोविड आया चाहे कोई भी सिचुएशन इंडिया के अंदर आई पिछले 1 साल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस की, तो यहाँ पे अभी तक पूरे तरीके से मोनोपोली थी, लेकिन रिसेंट के टाइम में 41 माइंस का गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया है, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंटर करने की बात बोली गई है।
दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि पूरे पावर सेक्टर के अंदर जो कोयला यूज होता है वहां पे 80% का जो जरूरत है वो कोल इंडिया पूरा करती है। और यहाँ पे अभी भी डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि जो कोल का डिमांड है वो आने वाले टाइम में या तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम कोल इंडिया की बात करते हैं तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं तो डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी निफ्टी 50 के अंदर हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है। दोस्तों अब जल्दी से मूव करते हैं फोर्थ कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है। वेदांता ग्रुप के बारे में आपने सुना ही होगा और ये कंपनी मेनली जिंक, लेड और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अपना बिजनेस रन करती आई है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी इंडिया की इकलौती जो कि जिंक लेड का बिजनेस रन करती है, इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड कंपनी है जो जिंक लेड का प्रोडक्शन करती है ये पिछले कुछ टाइम के अंदर। इस कंपनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी वर्ल्ड के लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरर्स में से एक कंपनी मानी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कंपनी जो स्टील बनाती है उसमें जो कॉस्ट होता है वो सबसे कम कॉस्ट के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों अगर इस कंपनी का मिस्ट्री की बात करते हैं तो कंपनी को 1966 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था और उस टाइम के अंदर ये कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, लेकिन उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट किया गया इस कंपनी का और कंपनी का 26% शेयर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था वो वेदांता ग्रुप की कंपनीज के पास चला गया। इस कंपनी का अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो वो जिंक माइनिंग के अंदर 78% का है और इस कंपनी को चैलेंज करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, क्योंकि कंपनी पहले से बहुत मार्केट लीडर है और जहां पे बिजनेस ऑपरेट करती है वो काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर बैरियर्स टू एंट्री काफी ज्यादा हाई हो जाता है और जिसकी वजह से इस कंपनी का अपने बिजनेस के अंदर एक मोनोपोली माना जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जिसका अपने एक बिजनेस सेगमेंट के अंदर मोनोपोली है और इस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसका बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। अगर हम आईटीसी के बिजनेस की बात करते हैं तो दोस्तों आईटीसी का बिजनेस टोबैको सेगमेंट के अंदर, इसके अलावा एग्री बिजनेस, एफएमसीजी, होटल इंडस्ट्री, इन सब सेक्टर्स के अंदर कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। लेकिन जो इनका मेजर बिजनेस है वो है टोबैको सेक्टर का, जहां पे कंपनी का मार्केट शेयर 77% के आसपास का है और जिसकी वजह से ये कंपनी उस बिजनेस के अंदर एक तरीके से मोनोपोली की तरह एक्ट करती आई है। अगर हम इस सेगमेंट के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस सेगमेंट से 70% का है और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पे इस कंपनी का 400% का है अगर हम सिगरेट एंड टोबैको सेगमेंट की बात करते हैं तो। लेकिन अगर मैं रिसेंट के टाइम की बात करता हूं तो आईटीसी ने काफी ट्राई किया है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का और आईटीसी का काफी ज्यादा प्राइम फोकस पिछले कुछ टाइम से देखा गया है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। और वहां पे अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि आशीर्वाद, इसके अलावा और भी काफी प्रोडक्ट्स है जहां पे आईटीसी ने एक अच्छा प्रेजेंस अपना बना लिया है पूरे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम में वहां पे आईटीसी अपने मार्जिन को कैसे इंप्रूव करती है वो आने वाले टाइम में हम सबको देखना पड़ेगा। अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स के कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो वो 5% का है और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो वहां पे सीएजीआर ग्रोथ हमें 10% के आसपास की देखने को मिलती है। अगर मैं कोविड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर ओवरऑल काफी ज्यादा नेग्लिजिबल इंपैक्ट देखने को मिला था, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर भी है जिसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था। तो दोस्तों इसके होटल सेगमेंट के ऊपर हो सकता है कि काफी बुरा असर पड़ा हो, लेकिन कंपनी इतनी बड़ी है कि होटल सेगमेंट इसके टोटल पोर्शन का काफी छोटा सा हिस्सा माना जा सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं देखने को मिला था। आईटीसी के काफी ज्यादा एस्पिरेशनल गोल्स हैं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर वैल्यूएशंस काफी हाई होता है, लेकिन वहां पे अभी भी इनके मार्जिन थोड़े कम हैं। लेकिन ये एक आने वाले टाइम में एक अच्छा केस स्टडी हो सकता है आप सब इन्वेस्टर्स के लिए कि आप यहाँ पे क्लियरली फोकस करें कि कंपनी आने वाले टाइम में एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अपने मार्जिन को, अपने मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज करती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करने से पहले आपने फेविकॉल तो कभी ना कभी यूज किया ही होगा और फेविकॉल एक ऐसा ब्रांड है जो पूरा प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है। यानी कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप जाके बोलते हैं कि मुझे फेविकॉल चाहिए। अगर हम फेविकॉल की बात करें तो इस ब्रांड को ऑन करती है कंपनी जिसका नाम है पिडलाइट। अगर मैं पिडलाइट की बात करूं तो पिडलाइट अपना बिजनेस एडहेसिव एंड केमिकल सेक्टर के अंदर रन करती है, जहां पे इस कंपनी का मार्केट शेयर 70% के आसपास का है। अगर हम पिडलाइट की बात करें तो उसको 28 जुलाई 1969 के अंदर स्टार्ट किया गया था, जिसके बाद इस कंपनी ने अपनी एक अलग पोजीशन बनाई। और जैसे कि मैंने आपको फेविकॉल के बारे में बताया था कि फेविकॉल आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड भी माना जाता है। जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और जहां पे मैं आपको कुछ डिटेल दिखाता हूं पिडलाइट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन आपको पूरा पिडलाइट के बारे में
बताती है? ये आपको बताती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एडेसिव, सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, ये सारी चीजें हैं जो ये कंपनी बनाती है और ये कंपनी की हिस्ट्री रही है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने में। वहीं पे अगर हम इस कंपनी के बिग ब्रांड्स की बात करते हैं तो कंपनी के कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड्स हैं जिनको डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ नाम की बात करूं, डॉक्टर फिक्सिट, एमसिल, फेविक्विक, ये सारी चीजें हैं जिनको आप जाके मार्केट में खरीदते हैं और जहां पे पिडलाइट का बहुत बड़ा नाम है। तो वहां पे अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी के पास 9 रीजनल ऑफिसेज हैं और कंपनी के 23 ब्रांड्स हैं और कंपनी का इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग भी है जो यूएसए, थाईलैंड, दुबई, ब्राजील जैसी कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। दोस्तों अगर इस कंपनी के पुराने कुछ सेल्स नंबर्स की बात करते हैं तो कंपनी हमेशा से एक अच्छा ग्रोथ देती है ये अपने इन्वेस्टर्स को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को इनोवेट करती आई है, जिसके चलते कंपनी ने बहुत बार नए नए सेगमेंट्स में एंटर भी किया है और टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स भी लेके आई है जिससे वो कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर सके। अगर मैं पिछले 5 साल से कंपनी की सेल्स की बात करता हूं तो कंपनी की सेल्स 8.5% से कंपाउंड हुई है। तो दोस्तों 5 साल का बहुत बड़ा टाइम होता है, वहां पे इतनी बड़ी कंपनी का 8.5% से सेल ग्रो करना काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम रेवेन्यू के बाद कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 18% से ज्यादा नंबर से कंपाउंड होता आया है। तो इतने लंबे ड्यूरेशन में इतनी बड़ी कंपनी का 18% से प्रॉफिट कंपाउंड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक बहुत अच्छी चीज मानी जा सकती है, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है और जिसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस भी माना जा सकता है। वहीं पे अगर मैं डेट की बात करता हूं तो पिडलाइट के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, यानी कि इसके ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है, आप ये मान सकते हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में देखा जाता है वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिडलाइट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% के आसपास का है, यानी कि जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है, जिसकी वजह से कंपनी का अगर सेल्स ज्यादा होता है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी का बॉटम लाइन यानी कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा निकल के आता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आज की लिस्ट की लास्ट कंपनी की जिसका मोनोपोली बिजनेस है और इस कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कंपनी को एस्टेब्लिश 1966 के अंदर किया गया था और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ऑपरेट करती आई है। अगर हम इस कंपनी का इसके बिजनेस के अंदर मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो इस कंपनी का अपने बिजनेस सेगमेंट के अंदर 68% के आसपास का मार्केट शेयर है। अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेक की बात करें तो गवर्नमेंट का कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर 54% का स्टेक है और गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है 30% के अपने स्टेक को डिसइन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन बाकी का बचा हुआ 24% का स्टेक गवर्नमेंट यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हम आपको बताना चाहते थे उन कंपनीज के बारे में जिनका अपने बिजनेस के अंदर मोनोपोली है। तो मोनोपोली का डेफिनेशन हर जगह पे अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जहां पे बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज्यादा होता है उस बिजनेस को हम मोनोपोली बिजनेस बोलते हैं, यानी कि जहां पे कोई भी नया प्लेयर आके बहुत जल्दी आपके मार्केट शेयर को नहीं ले सकता, उस बिजनेस को नॉर्मली मोनोपोली बिजनेस बोला जाता है। जैसे कि जिन भी कंपनीज के बारे में हमने आज की वीडियो में बात किया था वो कंपनीज का जिस भी सेगमेंट के अंदर मोनोपोली है वहां पे इनका मार्केट शेयर 70% से ज्यादा का है, यानी कि 70% से ज्यादा के पूरे मार्केट सेगमेंट को यही कंपनीज ऑपरेट करती है जहां पे इनका मेजर बिजनेस है। तो दोस्तों ये सारी वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे, हम कहीं पे भी किसी भी वीडियो में कुछ भी बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते, हम सिर्फ आपके तक इंफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं ताकि आप उनका यूज करके एक अच्छी रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी रिटर्न बना सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप उसका रीजन भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे सारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले।